हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्वांटम एकेडमी वाराणसी सेंटर। और मैं आपका निखिल सर, जानते तो हो ही यार, 2 लेक्चर पढ़ चुके हो, है कि नहीं। तो यार देखो, हम लोग का 2 लेक्चर हो गया, लेक्चर 1 भी हो गया, लेक्चर 2 भी हो गया। अब आज हम लोग का है लेक्चर 3, लेक्चर नंबर 3 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये भी 9th में तुम पढ़े हो। फिर कह रहे सर फिर वही बात आप कर दिए 9th वाला, है ना। या चीज़ें याद तो है नहीं कोई बात नहीं, हम यहाँ पे रिकैप कराते हैं, याद दिलाते हैं। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या जिसे डेफिनेट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं, और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 3 ही पढ़ेंगे। ऐसे होने को तो अभी 1-2 और है, बट उसकी ज़रूरत नहीं है उतना बच्चा हमें, जो हमें रिक्वायरमेंट है हम वही पढ़ रहे हैं। और कुछ चीज़ें जो कि आपका चैप्टर स्टेट ऑफ मैटर था उसमें है, तो वो हटा दिया गया है, तो फिर उसको क्या ही पढ़ना है, ठीक है। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा हम लोग टाइम खराब नहीं करते हैं, क्योंकि 11th है, एक एक सेकेंड बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, है कि नहीं। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में सबसे पहला पढ़ेंगे बच्चा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड पढ़ेंगे बच्चा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तीसरा पढ़ेंगे लॉ ऑफ, अच्छा ये देखो तीसरे पे पढ़ेंगे यार, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ एक है लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 3 ही पढ़ेंगे हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है। ये 3 पढ़ेंगे, जिसको 1 बाई 1 हम बात करते हैं। सबसे पहला देखते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था बच्चा? एंटोनी लेवोजियर ने दिया था, एंटोनी लेवोजियर। कई बार पूछ दिया जाता है कि ठीक है बताओ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, तो एंटोनी लेवोजियर ने दिया था। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। एंड मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कि केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, मास जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। और हम लोग बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कि मास कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, देखो वही लिखा हुआ है, इट स्टेट्स दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इट इंप्लाइज दैट, इसका मतलब है द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान लो N2 प्लस 3H2 गिव दैट ट्वाइस ऑफ NH3, ये बैलेंस रिएक्शन है। तो बोल दिया कि 10 ग्राम नाइट्रोजन है, 14 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है, तो ये अमोनिया कितना बनेगा? 10 प्लस 14 24 ग्राम, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग, क्यों? क्योंकि हमें पता है मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा किसके बच्चा? मास ऑफ प्रोडक्ट के, ठीक है। तो इसके बिहार पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बिहार पे हम बता सकते हैं कि 10 ग्राम नाइट्रोजन है, 14 ग्राम हाइड्रोजन है, तो अमोनिया कितना बनेगा? 24 ग्राम बनेगा। समझ में आया? पक्का? आगे बढ़ा जाए, चलो इस पे न्यूमेरिकल देखा जाए। देखो न्यूमेरिकल है, बोला क्या कि इन अ केमिकल रिएक्शन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हीटेड टू प्रोड्यूस 5.6 ग्राम ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। हीट किया गया तो क्या प्रोड्यूस हुआ? 5.6 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड है। तो बताना है कि कितना, मान लो थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया क्वेश्चन, मतलब पूछा है कि कितना CO2 बनेगा, हाउ मच अमाउंट ऑफ CO2 फॉर्म, वेरीफाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये बताओ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस, जिसमें बोला है कि कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? 10 ग्राम, ये कितना है? 5.6 ग्राम। तो पूछा है CO2 कितना होगा, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का नाम क्या है कि मास ऑफ रिएक्टेंट किसके इक्वल होना चाहिए? मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो ये 10 ग्राम है, कैल्शियम ऑक्साइड 5.6 ग्राम है, तो हम क्या करेंगे? 10 में से 5.6 माइनस कर देंगे तो हमें किसका मास मिल जाएगा? CO2 का।
तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 4.4 ग्राम। तो मतलब कि ये CO2 हमारा कितना बनेगा बच्चा 4.4 ग्राम बनेगा। ठीक है, ऐड करो देखो तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। तो मास ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल हो गया, मास ऑफ प्रोडक्ट के। क्लियर है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखो एक और दिया है, एक ये है कि अ रिएक्शन टेक प्लेस बिटवीन 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हो रहा है, तो क्या मिला हमें, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। आफ्टर द रिएक्शन 10 ग्राम ऑक्सीजन रिमेन अनरिएक्टेड। रिएक्शन के बाद बोला कि 10 ग्राम ऑक्सीजन बच गया था, रिएक्शन पूरा हो गया लेकिन 10 ग्राम ऑक्सीजन बच गया। तो बताना है, वेरीफाई करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, जिसमें से 24 ग्राम मैग्नीशियम था और ऑक्सीजन कितना था 32 ग्राम। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कितना बनेगा, तो देखो 32 ग्राम में से 10 ग्राम तो बच गया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो 32 ग्राम था उसमें से 10 ग्राम रिएक्ट नहीं किया, मतलब कितना रिएक्ट किया तुम्हारा, सिर्फ 22 ग्राम। कितना रिएक्ट किया 22 ग्राम। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम 22 ग्राम ऑक्सीजन, इन दोनों को जोड़ दे क्योंकि मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल होगा मास ऑफ प्रोडक्ट के। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 और 22, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 4। मतलब कितना ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा बच्चा, 46 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्लियर है, ये चीज हमने माइनस क्यों किया 10 ग्राम, क्योंकि 10 ग्राम तो रिएक्ट ही नहीं किया ना। जब ये रिएक्ट नहीं करेगा तो ये तो बनेगा है नहीं। ठीक है, इसीलिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन। ठीक है, ये किसने दिया था, प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था बच्चा, प्राउस्ट। और लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनिट प्रोपोर्शन का क्या नाम है कि when two or more element combine together in fixed ratio by their mass, दो या दो से अधिक एलिमेंट अगर कंबाइन हो रहे हैं आपस में तो उनका जो रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास होगा वो क्या होगा, फिक्स होगा। देखिए, इट स्टेट्स दैट अ केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ द सोर्स ऑफ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और द मेथड ऑफ प्रिपरेशन। सोर्स या किस मेथड से बना रहे उससे कोई लेना देना नहीं। अगर दो एलिमेंट कंबाइन उनका तो रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास हमेशा क्या होगा, फिक्स होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो देखो, जैसे मान लो H2O है तो हाइड्रोजन H2O में देखो 2 हाइड्रोजन तो 2 हो गया और ऑक्सीजन का 16, तो रेशियो कितना हो गया 1:8 का। अब देखो तुम चाहे जहां का भी वाटर उठा लो, तुम अपने घर का उठा लो, अपने पड़ोसी का उठा लो, गटर का उठा लो, अपने बाबू क्या नाम है, क्या बोल रहा है यार, मतलब अपने पड़ोसी से उठा लो, कहीं से भी उठा, अपने बाबू सोना के घर से जाके पानी उठा लो, तुम चाहे जहां से भी वाटर उठाओ वहां पे रेशियो कितना होगा 1:8 का होगा। ये रेशियो कहीं नहीं, कभी नहीं चेंज होगा। तुम चांद पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, किसी भी लोक प्रलोक में, लेकिन वाटर का रेशियो ये हमेशा चेंज, मतलब हमेशा फिक्स रहेगा, ये कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। चाहे जो भी सोर्स ऑफ वाटर हो, ये रेशियो फिक्स होगा, चाहे हम जैसे भी बनाएं, ये रेशियो फिक्स होगा, ये रेशियो कभी भी चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट या डेफिनिट प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्लियर है। अब जैसे मान लो CO2 है, तो CO2 में कार्बन 12 ऑक्सीजन 32। ठीक है, ये हो गया। रेशियो कितने का आ जाएगा, मान लो 4 से कर देंगे हम लोग, तो 4 से चला जाएगा 3 और ये कितने बार में चला जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 तुम्हारा 7 8 8 बार में। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया, पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलो। तो ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट एंड डेफिनिट प्रोपोर्शन हो गया। इस पे भी न्यूमेरिकल देखा जाए कुछ तो मिल ही जाएगा। हाँ देखो मिल गया न्यूमेरिकल। बोला गया है कि 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल बर्न इन ऑक्सीजन गेव 3 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। मतलब कोई मेटल है, ठीक है, मेटल मान लेते ये मेटल है, कितना ग्राम दिया है 1.8 ग्राम दिया हुआ है। फिर इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किए तो हमें क्या मिला, एक मेटल ऑक्साइड मिला जिसका क्या है 3 ग्राम मिला। फिर बोला क्या है कि 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, फिर वही मेटल है तुम्हारा, उसका कितना हमने लिया 1.5 ग्राम लिया।
फिर उसको हीट किया गया स्टीम में, तो हमें 2.5 ग्राम ऑक्साइड मिला। तो उसका जो ऑक्साइड मिला वो कितना मिला, 2.5 ग्राम। तो तुमसे पूछा हुआ है सो दैट दिस रिजल्ट इलुस्ट्रेट द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो तुम्हें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, हमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का मतलब क्या हुआ कि जितने भी आपस में एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं उनका मास रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। मास कॉम्बिनेशन रेशियो क्या होगा, फिक्स होगा। तो अब कोई ऑक्साइड है तो उसमें मेटल और ऑक्सीजन होगा। तो ये बताओ, ये मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड कितना है 3 ग्राम, मेटल कितना है 1.8 ग्राम। तो ये बताओ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा। तो ऑक्सीजन के लिए क्या करेंगे, 3 - 1.8 कर दें, है कि नहीं। तो कितना बचेगा 1.2 ग्राम। तो ऑक्सीजन आ गया 1.2 ग्राम। इसी तरह यहां पे ऑक्सीजन का निकाल लेते हैं। तो 2.5 ग्राम मेटल ऑक्साइड था जिसमें से मेटल कितना है 1.5 ग्राम। तो यहां पे ऑक्सीजन कितना आ जाएगा तुम्हारा 1 ग्राम आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, रेशियो निकाल लेंगे। क्या करेंगे बच्चा, रेशियो। तो इस वाले में मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं। तो मेटल कितना है 1.8, रेशियो 1.2, डिवाइड करेंगे 6 से करेंगे तो 3 बार में चला जाएगा और ये चला जाएगा 2 बार में। तो यहां पे रेशियो कितना आएगा 3:2 का आएगा बच्चा। सेम यहां पे निकालते हैं मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो। तो मेटल है 1.5, ऑक्सीजन है 1। रेशियो 1। अब इसको चाहे लिखना चाहे तो हम 3:2 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। तो देखो यहां पे भी रेशियो कितना है 3:2 का है, यहां भी रेशियो कितने का है 3:2 का है। इसका मतलब क्या है, यहां दोनों केस में क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ मास रेशियो क्या है, कांस्टेंट है कि नहीं। यहां पे भी 3:2, वहां पे भी 3:2। तो इसका मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। क्लियर है, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का नाम है ना बच्चा कि इफ सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म 2 और मोर डिफरेंट कंपाउंड देन देयर रेशियो ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मास इज ऑलवेज फिक्स्ड। मतलब अगर एक ही एलिमेंट 2 या 2 से अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है तो वहां पे उस एलिमेंट का जो मास रेशियो होगा ना वो फिक्स्ड होगा, वो चेंज नहीं होगा। देखिए, और किसने दिया था, ये डाल्टन ने दिया था। तो इट स्टेट्स दैट व्हेन 2 एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in ratio of small whole number। ठीक है, वो एक सिंपल होल नंबर का रेशियो रहेगा और वो भी फिक्स रहेगा। जैसे एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो कार्बन एक CO2 का फॉर्मेशन किया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। देखो सेम एटम है लेकिन 2 अलग अलग कंपाउंड। अब रेशियो बात किया जाए तो कार्बन का मास होता है 12, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन का 32। यहां पे क्या होगा 12:16। ठीक है, अब निकालते हैं तो 4 से करेंगे तो ये कितने बार में 3 और ये चला जाएगा 8। यहां पे 4 से करेंगे तो ये चला जाएगा 3 और ये चला जाएगा 4। तो अब देखो कार्बन का रेशियो क्या है, फिक्स्ड है कि नहीं, कांस्टेंट है कि नहीं, और एक सिंपल होल रेशियो है कि नहीं इनका। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है, पक्का। आगे बढ़ा जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, हमारा आज का भी लेक्चर क्या हुआ बच्चा, यहाँ पे खत्म हो गया। तो आज जो चीजें मैंने बताया वो समझ में आया, पक्का। चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आना भी चाहिए और पढ़ते रहिएगा बेटा आप लोग, ठीक है, मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। तो आज का सेवा समाप्त।